नमस्कार। बिहार बिहान कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसी ने क्या खूब बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़ना पड़ता है। कुछ ऐसा ही है हमारा जीवन, और इस लड़ाई को बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से अगर लड़ें तो जो कुछ भी सपने हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। और इसी प्यारी सी लाइन के साथ अपने इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जी में। नमस्ते प्रिया जी, और सारे आपके दर्शकों को, दूरदर्शन के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम है। जैसा कि मैंने कहा कि खुशियां ढूंढते हैं और चंदन की तरह होती है कि किसी और के माथे पे लगा दो तो अपनी भी उंगलियां महकने लगती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मेरा एक छोटा सा चीज़ कहना है आपसे और आपके माध्यम से। अगर आपको खुश होना चाहेंगे ना, तो एक पत्ता हिल रहा है, निर्जीव या सजीव जो भी है, उसको देख के आप खुश हो सकती हैं। खुशी आपके यहाँ पे है। बिल्कुल। और कोई काम मैंने आज तक किया वो मैंने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी, क्योंकि दिमाग ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन अगर खुश नहीं होना होगा तो स्वर्ग लोक की अप्सरा भी आ जाएंगी तो आप कहिएगा नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो उसी तरह उसी पैटर्न पे मेरा है। अब मैं मेरे अगर बात करें तो मैं अपनी आयु को 15 गुने 4 60 और ये 50 में पार कर चुका हूँ। तो ये 10 ओवर मेरा है। इसको कैसे मैं खेलूं ये मेरे पर डिपेंड करता है। या ठुक ठुक करके आम लोगों की तरह जीवन अपना नष्ट करके 60 कर लूं, या रन आउट हो जाऊं, या कुछ अच्छा कर जाऊं। समय है कि अब समाज को लौटाने का वक्त है। आपने बोला ना चंदन, अब समाज को लौटाने का वक्त है। और लौटाने का मतलब है कि जो हमको समाज से मिला, इसी समाज से मिला, इसको अब लौटाने का समय आ गया है। बिल्कुल, क्या खूब कहा है। अब ये भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि मानव जो है उसका जो पहला धर्म है वो मानवता को परिभाषित करना। लेकिन आज के दौर में अगर बात करें तो इंसान की इंसानियत और आत्मीयता कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखता है जी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, चंद, जो कि समाज सेवा करके इस मानवता को आज भी जीवित रखे हुए हैं। उनमें से आप भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समाज सेवक नहीं है। मेरी थोड़ी आपत्ति है आपसे, बुरा नहीं मानिएगा। समाज सेवा हम नहीं कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि अब समय आ गया है। जो मैंने लिया, जैसे किसान मेहनत करता है और फसल लेता है, तो उसी तरह मेरी किसानी का पीरियड अब खत्म हो चुका है। धीरे धीरे जो आया है वो जाएगा प्रिया जी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करके जाएं ताकि एक बार एक के फ्रेम पे अगर आपका मेरा किसी का फोटो आ जाता है तो फिर दुनिया चलते रहती है। वो लाख बुरा आदमी होता अच्छा होता है, लेकिन क्यों ना उस समय का सदुपयोग करके हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी कम से कम मेरे आगे बढ़ने की कोशिश करे, चाहे वो किसी भी तर्ज पे हो। एक बेंचमार्क मैं बनाना चाहता हूं, लेवल नहीं, हायर लेवल नहीं, एक बेंचमार्क, ताकि पीढ़ी को समझ में आए कि कितने मुश्किल में ये काम कर गया। मिला जुला करके आप लोगों के बारे में ही सोचते जी। हैं। तो इसे अगर इस माध्यम से देखा जाए, जैसा कि लोगों की सोच होती है कि सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, तो अगर जब हम खुद के बारे में ना सोच करके खुद के बारे में अगर सोच भी रहे हैं, निस्वार्थ भाव से किसी और के बारे में सोच रहे हैं, उसे एक तरीके से समाज सेवा ही कहा जाता है। चलिए, आपकी सोच है और इस सोच का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आपकी सोच है कि आप इसे निस्वार्थ भाव से करते हैं, और आपको ये लगता है कि नहीं, ये शायद अभी नहीं समाज सेवा है। समाज सेवा नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यही है जी
कि आप अगर दूसरों को, जिन्हें आप नहीं जानते, उन्हें अगर आप सेवा देते हैं तो वो सेवा ही है, समाज सेवा ही मैंने है। एक चीज कहा था ना प्रिया जी कि दिमाग नहीं, बिल्कुल हम व्यापारी नहीं हैं। बिल्कुल। मैं शुरू से, चाइल्डहुड से मैं बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं रहा, लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटी कहीं भी होती थी मैं ऐसे लोगों के साथ हॉस्पिटल जाके रहा हूँ जिनको मैं जानता नहीं हूँ। ट्रेन में मुलाकात हुई, पता चला कि कैंसर का इलाज करवाने जा रहे हैं और मैं उनके साथ चला गया। जी। तो एक तरह शिक्षा के पैमाना पे मैं फेल जरूर था, लेकिन इंसानियत के शिक्षा के पैरामीटर पे अगर आप देखिएगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने को 60% मार्क्स देता हूँ। कहते हैं कि आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य होती हैं, लेकिन वो दूसरों के जहन में, दूसरों के हृदय में हमेशा विराजमान रहती हैं। कुछ ऐसा ही है आपके बारे में भी कि एक जब दौर आया 2020 से, जो कोरोना की विभीषिका को हम सभी ने देखा और उसके बावजूद आप उसके विक्टिम भी रहे हैं, ऑब्वियस। उसके बावजूद ये कि हमें दूसरों की सांसों की डोर को टूटने नहीं देना है, उन सांसों को बचाना है ताकि किसी परिवार को बिखरने न दें। ये जो जज्बा है, ये कैसे? देखिए बहुत छोटे समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। 4th क्लास में मैं पढ़ता था, पटना मोंटेसरी में मैं पढ़ता था। आनंदपुरी नाला में एक बार मैं स्कूल से आ रहा था तो एक कुत्ता का बच्चा बह रहा था। सारे लोग देख रहे थे और मुझे क्या लगा कि मैंने अपना बैच खोला, क्योंकि बैच भुलाने पे 2 रुपया लगता था, बैच गंदा हो जाता था। बैच और बेल्ट खोला, मुझे अभी भी याद है, और मैं नाला में कूद पड़ा और उस कुत्ते के बच्चे को लेकर मैं बहने लगा। और मेरे मन में उस समय भी यही फीलिंग थी इसको भी बचाना है और हमको भी बचना है। बाद में अगल बगल जो राय जी लोग थे उन लोगों ने बताया कि पतले वाले पाइप को पकड़ लो। तब तक मैं पानी भी पी चुका था, लेकिन उस कुत्ते को रखा मैंने। तो ये जो है ना स्वाभाविक गुण है। ये गुण हो सकता है मुझे मेरे नाना से मिला हो सकता है मेरे पिताजी से मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड ये चीज है मेरे साथ कि मैं लगा रहता हूं। अगर किसी को बचाने की बात आई तो मैं फुल अपना 100% देता हूं, बाकी भगवान पे छोड़ देता हूं। और ईश्वर भी देखते हैं कि अगर ईमानदारी से किया गया काम अगर हो रहा है, कोई भी कर रहा है, उनका कोई भी बंदा कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके कंपनसेशन करते हैं और उसको अच्छा करते हैं। बिल्कुल। और भी ढेर सारी बात आपसे, आप बहुत कुछ अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो मानवता की जो भावना है वो शुरुआत से ही आपकी रही। और ये जो कोरोना काल जो शुरू हुआ 2020 से, तो इसके बाद ये एक बहुत बड़ा चेंज लाया लाइफ में जी। तो ये किस तरीके का चेंज आया और कैसे आया? देखिए, खुद कोरोना जब मुझे हुआ तो हम लोग सुनते थे कोरोना, लेकिन जब हमको कोरोना हुआ और हम, पुरानी बातें हो गई, हम सरवाइव किए। मेरा लेवल आ गया था 54, 58, 60, 64, इसी लेवल पे हम PMCH पहुंचे और हम सरवाइव किए। उसी दिन बेड पे ही हमने अपनी वाइफ को बोला कि अगर हम चले गए तब तो बात ख़त्म है, अगर बच गए तो हम लोग एक ऑक्सीजन बैंक चालू करेंगे। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त की बात थी, सुबह की बात थी, और सरस्वती का वास हो गया हम लोग दोनों में। अभी मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया। रात बिरात भी निकल रहे हैं, जहाँ तक लोग था कि महिलाएं चाहे हस्बैंड नहीं बाहर मत जाओ या बाहर नहीं जाओ, उस समय भी हम अपने चाबी लेके रात बिरात भी तैयार रहते थे। वाइफ मेरी सपोर्ट करती थी। और हमारा 20 जुलाई से लगातार ऑक्सीजन बैंक चलने लगा। हमको मालूम तक नहीं था। एक हमारे दोस्त है संजीव झा, उसकी बेटी राशि एक दिन हमको बोली कि अंकल आप गूगल पे टाइप कीजिए ऑक्सीजन मैन। फर्स्ट टाइम जब मैंने टाइप किया तो अच्छा लगता है प्रिया जी, देखे कि पूरा मेरा फोटो और सारा चीज आ रहा है। लेकिन मेरी कोई ऐसे मनसा नहीं थी, मेरी एक ही मनसा थी, एक एक तार को जोड़ के बचाया जाए। बिल्कुल। और उस पीरियड में फर्स्ट फेज की अगर बात करेंगे, 1103 आदमी को मैंने ऑक्सीजन प्रत्यक्ष लगाया, इसमें से 32 आदमी नहीं रहे, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो सेकंड फेज आया प्रिया जी, इसमें तो मैंने फील किया कि मतलब क्या इसको कहें, मतलब एक तरफ खुशी एक तरफ गम। मैं एक चर्चा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बुजुर्ग औरत के पास मैं गया और उसका रिपोर्ट देख रहा हूं 21/24,
और वो लेडी घर में बैठी हुई है, लेटी हुई है, और ऑल ऑफ सडन उठी और हम हमारा हाथ पकड़ ली, और एक कोरोना पेशेंट की हाथ पकड़ ली कि डॉक्टर साहब हम बच जाएंगे ना। और उस समय मतलब हमारे अंदर का मतलब एक इंसान नहीं है, हम भी इंसान हैं, मेरा दिल रोक दिया कि हम उनको क्या बोलें। तो मैंने तुरंत एक टॉर्च उठाया, साइकोलॉजिकल, देखिए साइकोलॉजिकल भी बहुत ये गेम है। टॉर्च उठाया और बोला माता जी आप अपना जीभ दिखाइए, आंख दिखाइए। देखे उसके बेटा को बोले कि देखिए इनको घर पे ही रखिए, ये डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैंने उनको बोला कि माता जी आप एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जबकि अंदर से मैं डर रहा था जो उनके कंडीशन था। और मैं आऊंगा तो एक केक लेके आऊंगा आपके साथ, मैं सेलिब्रेट करता हूँ। प्रिया जी 3 महीना बाद मैं डर के मारे वहां फोन ही नहीं करता था उस घर में। जब एक दिन एक फोन आया, एक लेडी बोली कि डॉक्टर साहब प्रणाम। हमने प्रणाम, तो हम बच गए डॉक्टर साहब, आप ही का दुआ का असर है। तो प्रिया जी जब मैं उनके घर गया, एक 70 साल की महिला अगर मेरे पैर छू रही है तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात लगी। मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया था, ठीक है, उनको समय रहते सिलेंडर उपलब्ध करवाया और जो उनको ये था वो करवाया। जी, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से उस पीरियड में, उस फेज में आपने उस घटना के बारे में बताया। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद लाइनें हैं कि रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब सा रिश्ता होता है। कभी रास्ते में रिश्ते मिल जाते हैं और कभी रिश्तों में रास्ते बन जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए मैंने 1754 परिवार बनाया। 1754 परिवार बनाया और आज उनके साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध हो गया। हम इसको दर्द का रिश्ता कहते हैं। हम अपने सोशल साइट पे भी लिखते हैं दर्द का रिश्ता। परिवार के साथ मेरा एक दर्द का रिश्ता हो गया। और कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। हमने इस कोरोना काल में एक चीज देखा कि जो मेरे लिए और समाज के लिए अच्छा है, बच्चों ने अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ किया, जो कि मेरी पीढ़ी के बाद कम होते जा रहा था। जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, एक लड़की है, उसने एक बार फ़ोन किया कि मेरे पिताजी की बहुत स्थिति खराब है और बहुत पैसा लग चुका है। और हम अब विश्वास नहीं करेंगे, मोर देन 100 सिलेंडर, मैं डेली 5 सिलेंडर 4 सिलेंडर लेके जाता था। बच्ची बार बार फ़ोन करते थे कि अंकल हम आके ले जाएंगे, आप इतना कष्ट क्यों करते हैं। और फाइनली उसके पिताजी बचे, हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। तो रास्ता बनाने पे बनता है और रिश्ता बनाने पे बनता है। रिश्ता आपके पास 100 रहेगा, मेरे पास बहुत रिश्ता था, बट जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी कोरोना काल में, तो आप विश्वास कीजिएगा कि सब जगह के ताले बंद हो चूके थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए तो मैंने बात कही कि रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, बिल्कुल। क्योंकि वो माहौल था, एक मंजर अलग था। और हमारी वाइफ खुद हम लोग गाड़ी चला के गए। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ईश्वर का विधान था, कि ईश्वर को था कि इसको बचाना है। दूरदर्शन की पुरानी एक रह चुकी है, हमारी बड़ी बहन है रत्नापुर कायस्ता दी। हम छोटी सी कहानी खाली जोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं उनके बारे में बोलेंगे। हमारी आवाज़ चली गई थी वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से, पूरी आवाज़ चली गई थी। और मैं महात्मा गांधी नए वाला दीघा पुल पे चला गया था एक दिन कमिटमेंट सुसाइड करने के लिए, जब मेरी आवाज़ ही नहीं है। वहाँ मैं 2 बजे तक प्रिया जी बैठा रहा रात में, हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरे जेहन में बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनके दोनों पैर कटे हुए हैं, जिनका एक हाथ कटा हुआ है, जिनके जीभ कट चुके हैं। और लास्ट में वापस आया और इस चीज़ को मैंने रत्ना दी से शेयर किया। तो उनका यही कहना था कि बाबू ईश्वर तुमसे कोई बड़ा काम करवाएगा। तो इस चीज़ को हम नहीं समझते थे, लेकिन जब कोरोना काल में खुद कोरोना और ऑक्सीजन की महत्ता को समझे, एक जुनून बन गया। होता है ना कि एक जुनून, इसको एकदम डेफिनेटली शब्द यही है, मेरे लिए जुनून बन गया। मैं रात दिन तैयार रहता था। सिलेंडर कैसे आएगा इसके लिए सिलेंडर कुमार इंटरप्राइजेज वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, बबलू, उन्होंने मेरे सिलेंडर में कभी दिक्कत नहीं किया हमको। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास सिलेंडर की कमी नहीं हुई और लोगों की हम सेवा कर पाए। हाँ, वाइफ को डर लगता था कि कोरोना हो सकता दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन हम ईश्वर पे विश्वास रखते हैं।
ये बेहद ज़रूरी है। और कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव और मानवता अगर वो चली जाए जी। तो फिर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। और आजकल के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही है हमारे समाज में कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और ये कोरोना काल में तो ये देखने को मिला भी, क्योंकि ये नहीं कहेंगे कि कोई किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो डर है, एक जो भय है, वो उससे कुछ करवाने से पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हर कोई सोचने लगा। लेकिन इस बीच में जो लोग आगे बढ़ कर के आए, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने लोगों की मदद की, ये बेहद सराहनीय है। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि ह्यूमैनिटी कितनी ज़रूरी है। 100 में 100 जरूरी है। आप एक चीज, छोटा सी चीज देखिए कि हम एक चर्चा करेंगे कि एक बार 16 साल की आयु में एक मेरे दोस्त के भाई का एक्सीडेंट हो गया राजापुर पुल पे। जी। उनका माथा हमको अभी भी याद है, इस साइड से लगातार खून बह रहा था। उस समय छात्र जीवन में भी था, स्टूडेंट भी नहीं थे मतलब, तो मेरे पास 70-80 रुपया था। तो मैंने उनको टेम्पो पे लाद के कुर्जी ले गए हम, और हमको लगा कि मेरी जवाबदेही खत्म। लेकिन ऑल ऑफ सडन नर्स उधर से आई और बोली कि इनके साथ कौन है। मोबाइल का युग नहीं था, आप याद कीजिए उस युग में। हम बोले कि कोई नहीं है। तो आप कौन है? हम कहे कि हम इनके जान पहचान वाले हैं। तो बूथ पे हम जाके फोन किए उस परिवार को कि भाई महनार से तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया, बट ठीक है। तब ऑल ऑफ सडन नर्स हमारे पास फिर आई और बोली कि आप कहाँ चले गए थे? हम बोले कि खून देना है। और खून 16 साल के आयु में खून एक मतलब बहुत, अगर आप नहीं मेजर बीमार पड़िएगा तो एक और ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है। जब मैं काउंटर पे गया तो लेडी सब मेरा मैचिंग वगैरह करवा ली। जब मैंने एज बताया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि 16 साल। मैं उसी समय समझ गया कि नहीं, इसको बचाना है। आप मानवता की बात करें, इसको बचाना है। और मेरा ब्लड इसके ब्लड से मैच खा रहा है। मैं बाहर गया, एक कप चाय पिया और दोबारा आके फिर फॉर्म भर के दूसरे लाइन पे गया। कुर्जी में 2 सेंटर हुआ करता था, 1 नंबर 2 नंबर साइड से। और उस लेडी से बचा के मैं जेंट्स वाले काउंटर पे चला गया और वहां बोला मेरा एज 18 है। और फर्स्ट टाइम निडल की चुभन मेरे में हुई। मतलब वहां से आपकी शुरुआत, वहां से मेरी शुरुआत हुई। और हम नहीं जानते थे कि इतना कुछ लंबा हम कुछ करेंगे या कर पाएंगे। और रिसेंटली 4 दिन पहले मैंने अपना 90वां ब्लड डोनेट किया। तो आपके पास जो चीज है और दूसरे के पास नहीं है और उससे वो मर सकता है, तो कितना भी कायर कोई आदमी क्यों ना हो, उसको आना चाहिए, सामने आना चाहिए। कि किस तरीके से जो भी मानवता की जो भावना होती है, निस्वार्थ भाव से आपने इस कदम को उठाया कि लोगों की जो सांसें हैं वो उसे टूटने नहीं देना है। जितना हो सके यथासंभव आप अपने तरफ से प्रयास करेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब अपने सफ़र पे हम निकलते हैं तो रास्ते कभी सरल भी मिलते हैं, कभी कठिन भी मिलते हैं। तो क्या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ भी? देखिए, कठिनाइयाँ तो आई ही। पहला कठिनाई था कि वाइफ सपोर्टिव है लेकिन डरती थी कि तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, पहला चीज। सिस्टर है हमारी, वो भी डरती थी, बोली कि इतना ज़्यादा मत करो, तुम दे दिया करो, घर में मत घुसा करो। कुछ दोस्तों ने ऐतराज़ किया, मेरे सोशल साइट पे लिखा कि फिर आप बिना मास्क पहनाए और बिना ग्लव्स लगाए किसी की सेवा कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इरिटेट हुए। मैंने लिखा कि मैं जब तक कोरोना काल है मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। बातचीत बंद हो गई जी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे मन में एक जहन में एक ही बात थी कि हो सकता है मेरी गाड़ी टूट जाए, हम पैदल चलें, लेकिन सांस नहीं टूटना चाहिए। क्या बात है। सांस अगर टूट गया तो किसी का भी आस जो है, सांस से आस जो है वो सांस से, और सांस आस का एक बंधन है, वो नहीं टूटना चाहिए। एक छोटी सी बात, कठिनाई की बात करेंगे। एक सज्जन मेरे घर पे रात में 1:30 बजे फोन किए और अपने पिताश्री को लेते आ गए। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मैंने देखा कि इनको बचाना ज्यादा जरूरी है। 40, 45, 70 साल के आदमी का ये था। मैंने उनको थोड़ा पेशेंसली छुआ भी
और बोला कि आप चाचा जी आप ठीक होंगे। और आप विश्वास कीजिएगा कि मेरे हम मतलब बहुत बड़ा काम माध्यम तो हम लोग माध्यम हैं, लेकिन वो पेशेंट ठीक हुए और उनको 3 सिलेंडर, हमको अभी भी याद है 3 सिलेंडर लगा। अभी हम उनके पास जाते भी हैं और कठिनाइयाँ और भी आई, पैसे की कठिनाइयाँ आई, क्योंकि हमारा कोई एनजीओ तो है नहीं। लेकिन जिस फेसबुक दुनिया को आभासी दुनिया लोग कहते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि उस आभासी दुनिया से लोग आए, भैया बेटा बाबू कह के 200 500 400 करके किए। कठिनाई की बात अगर ऐसे करेंगे तो मोर देन 6 लाख से ऊपर हम अपना लगा के बैठे हुए हैं। आई एम नॉट ए बिजनेसमैन। और समाज सेवा कोई बिजनेस जी है जी भी नहीं, जी राइट। बिल्कुल, और कोई मैं व्यापार छोटी नहीं सी है। कंपनी में काम करता हूँ एज ए जनरल मैनेजर, ठीक। प्राइवेट कंपनी है, उसी में काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमको यही लगा कि पैसा हम बाद में ला सकते हैं, और नहीं भी लाएंगे तो हम 2 रोटी कम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी कमीज नहीं पहनेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मर जाएगा, जो विश्वास के साथ हमको फोन करता है कि भैया बेटा हमको बचा लो हमारे, तो उसको नहीं होना चाहिए। उस आस और उस उम्मीद को नहीं टूटने जी, देना है। बिल्कुल। कठिनाइयाँ एक और हुई, जैसे बहुत जगह से उंगली उठा कि आप कैसे कर रहे हो। जैसे मोर देन 3170 सिलेंडर मैंने भरवाया, तो कुछ लोग उसमें पड़ गए बीच में कि कहां से भरवा रहे हो, आप कितना इनकम टैक्स देते हो। देखिए मतलब इस तरीके की बातें हुई, लेकिन जी। उन कठिनाइयों को पार करते हुए लोगों की जो सेवा की जो जी। भावना आपके मन वो में मैंने रही, कम नहीं किया, वो आपने कम उसको नहीं बंद किया। नहीं होने दिया। दूसरा चीज मैंने एक फील किया कि जब ड्रेस पहन के लोग जाते हैं तो प्रेशर पे आ जाता है पेशेंट। उसको मानसिक लगता तौर है, पे। हाँ उसको लगता है कि हमको क्या हो गया है। बिल्कुल। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं कहीं नहीं गया ड्रेस पहन के। हमने अपने ईश्वर श्री विष्णु को मैं अपना आराध्य मानता हूं, और हम उन पे ही रहे कि हमको जो मेरा बुरा हो भला हो अब ईश्वर के हाथ में है। मैंने अपने को समर्पित कर दिया है इस होम में, इस यज्ञ में, इस होम में हमने आपको समर्पित कर दिया। ठीक है, मैं महंगा घी नहीं हूं, महंगा लड्डू नहीं हूं, एक छोटा सा प्राणी हूं, लेकिन जो मेरे पास है उसको हम अर्पित कर रहे हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए सबकी। क्योंकि हम जनरली पूजा पाठ वाले आदमी हैं और 10 ही मिनट पूजा करते हैं, लेकिन मन से अध्यात्म से पूजा करते हैं। और कहते हैं कि आध्यात्म में वो मन की शांति है, और वो एक पता चलता है कि एक शक्ति मिलती है जो हमें ऊर्जावान करती है, और हम जो कार्य करते हैं उसमें उतनी एनर्जी मिलती है और हम कर पाते हैं। एक जो बात है कि समाज की जो सोच बदली है जी वो तो अपनी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी भावना से, जैसे आप जैसे लोग, कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है। तो अगर आपकी सोच की बात करें तो आप समाज को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे देखिए, छोटा सा चीज हम बताते हैं। बैकटपुर में एक मंदिर है, पटना से 40 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। वहां 3 स्कूल है गर्ल्स का। लोग लाज शर्म से बोलते नहीं हैं। 3 किलोमीटर तक प्रिया जी वहां पे कहीं कोई सैनिटरी पैड की दुकान नहीं है। छोटा सा चीज, देखिए इसको पकड़ने पे है। और मैं 2-3 बार मंदिर गया, मैंने इस चीज को किया। मैंने वहां पे लोगों से कंसल्ट करके वहां पे मैंने अपने पैसा से एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगवाया, क्योंकि पूजा वाला ये सामग्री रखेगा नहीं। तो सोच जो है, देखिए सोच तो जब मैं ये सोच लेके चला था तो मेरे घर में विरोध हुआ कि क्या ये अब ऑक्सीजन मैन के बाद ये क्या सैनिटरी वेंडिंग मशीन लेके तुम घूम रहे हो। लेकिन जहां आप जाइएगा वहां पे लगाते हैं, और जो लाभान्वित होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रिय करते हैं। देखिए स्वार्थ इसमें मेरा भी छुपा हुआ है। ये अब हम पे डिपेंड है कि हम जाने वक्त, मुक्त होने वक्त कितना अच्छा से मुक्त हो जाएं, और अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे से ही मुक्त होके जाएंगे। तो ये सब चीज है, लगे हुए हैं हम अभी। हम एक चर्चा और करना चाहेंगे आपसे। इस पूरे दुखद काल में सबसे ज्यादा रोने वाली अवस्था, एक दिन मैं काफी फुट करवाया। एक बहुत छोटी बच्ची को ऑक्सीजन लगाना था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस बच्चे को देखते थे और ऑक्सीजन लगाने का तो मेरा मन नहीं मानता था। उसकी माँ भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, उसको उसे ही छोड़ दी थी। उसे भी कोरोना? हाँ, उसकी माँ को भी कोरोना था, वो अपने थी। और मैं जब घुसा
तो हमको लगा मुझे किसी दूसरे को लगाना है। एक उतनी छोटी बच्ची को देख के मेरे अभी भी मेमोरी में है, वो टुकुर टुकुर देख रही थी और मैंने 45 मिनट उसके पास समय बिताया। जब सब चीज़ उसका नॉर्मल होने लगा, फिर उनके डॉक्टर भी आ गए, उनके पारिवारिक डॉक्टर थे। हम उस डॉक्टर को भी धन्यवाद दिया कि कम से कम आपने इस पीक पीरियड में आके समय दिया इस बच्चे को, और बच्ची बच गई। तो भले उसके बड़ी होगी तो उसके जहन में ये बात नहीं होगी, लेकिन आपके मेमोरी में जरूर है। लेकिन मेरे मेमोरी में ये है कि मतलब उस कोरोना काल में जितने लोगों को भी आपने सिलेंडर प्रोवाइड किया और अपने हाथों से सिलेंडर लगाया ताकि उनकी सांसें न थमे। लेकिन ये जो वाकया है ये बिल्कुल आपके ऐसी घटनाएं हैं। मैंने 1754 लोगों को सिलेंडर लगाया और प्रिया जी 148 लोग मरे। लेकिन होता है कि हर चीज के बाद एक पत्ता जाता है। आप सूरज को देखिए, हर दिन इतना मजबूत होकर भी रात में उसको डूबना पड़ जाता है, लेकिन फिर सुबह उसी एनर्जी के साथ आता है। तो हमको उससे सबक लेना है ना, हमको चांद से क्यों सबक लेना है। तो जब सूरज की बात की, उसी एनर्जी की बात की कि रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरीके से अगर दूसरों की जब हम हेल्प करते हैं तो उन्हें किस तरीके से एनरिच करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एनरिच करना है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड बराबर रखते हैं और हम एक ही चीज बोलते हैं आने वाली पीढ़ी को भी और सबको, शॉर्टकट नहीं कीजिए। मेरे जैसा काम बहुतों ने किया फर्स्ट फेज में, मैं इसमें सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में तो दिखते नहीं थे लोग, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं और ताल ठोक के जरूर कहूंगा, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। क्योंकि हमारी पत्नी और हमारे मित्रों का कहना था कि 1 रुपया नहीं लोगे किसी से, तुमको दिक्कत होगी हमसे कांटेक्ट करोगे, हम तुम्हारे यहाँ देंगे पैसा। लेकिन जो लोग बच गए वो मेरे लिए, मतलब अब क्या हम आपको बोले, हम जब रात में जब हम घर जाते थे तो नहा वहा के जब हम ऐना देखते थे तो हमको जरूर लगता था कि पुरानी बातें याद पड़ती थी, रत्ना दी की चाहे किसी की, कि हम ईश्वर ने हमको किसी विशेष काम के लिए बचाया उस दिन। मेरी आवाज आई उस पीरियड में, पूरी आवाज आई। तो हमारा एक ही चीज कहना है कि आदमी है और आदमी की मदद नहीं करेगा तो आप कुत्ते और बिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और समाज की जहाँ तक बात करें तो समाज की एक अपनी सोच, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपना एक नज़रिया होता है, एक सपना होता है कि हम अपने समाज को कुछ दूसरे नज़रिए से देखें, हमारा समाज कुछ दूसरा दिखे। आपकी क्या सोच है आने वाले समय में? देखिए, बहुत साधन संपन्न हम नहीं हैं, बट मेरा एक नज़रिया है। हमने एक सोशल साइट पे एक बच्ची को साइकिल चलाते हुए भी फोटो अपलोड किया था और मुझे उस लड़की को, बच्ची को मैं अपने तरफ से 71 साइकिल दे चुका हूँ अपनी सैलरी से। तो वो बच्ची जब साइकिल चला रही थी तो मेरे मन में फीलिंग था कि किसी न किसी रूप में हमने एक अच्छा काम किया। अंडा बेचने वाले की बेटी है और घर घर घूम के ट्यूशन पढ़ाती है। उसको कहीं से पता चला कि हम साइकिल देते हैं तो हमको फ़ोन की, तो हमने उसको साइकिल से मदद की। तो देखिए, जो हमारे पास है, जो संसाधन है, उसमें से थोड़ा थोड़ा भी निकाल के हम किसी की मदद कर दें तो दुनिया इतनी बुरी नहीं है। हर जाति धर्म में 10% ही लोग खराब हैं, मेरा एकदम अपना अनुभव है। और वो 10% जो है बाकी 90 को खराब करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब इसमें सार यही है, आपकी सोच यही है कि किसी न किसी तरीके से वो सोच को बदलने की ज़रूरत है। एक जो बात है कि हम किसी संस्थान से क्यों जुड़ें, अगर हर एक हाथ दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो इस अभाव में हैं, जिन्हें ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, अगर एक हाथ ऐसे धीरे धीरे करके बढ़े तो शायद जो हमारा ये भारतवर्ष है, जिसे कहा जाता है कि हर तरीके से समृद्ध है, तो इस मामले में भी समृद्ध हो जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे भी एक एग्जाम्पल है। एक महिला पटना में सैनिटरी वेंडिंग मशीन पे काम कर रही हैं। आपको जान का आश्चर्य होगा, मैंने उनको फ़ोन किया और मैं गया उनके पास, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि एक जेंट्स इस मैटर पे बात करने आया है। उनके मन में भी हिचक था, लेकिन बहुत जल्दी हिचक हम लोग का टूटा। और आज के डेट में 19 जगह हम लोग अपने बल पे बिना किसी संगठन से, बिना किसी से जोड़े सैनिटरी वेंडिंग मशीन मैंने लगवाया। उसी तरह सिलाई मशीन,
पटना में हमने 2 सेंटर किया। देखिए, इसको रोजगार से भी जोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर महिला के पास 2,000 रुपया रहता है तो विश्वास कीजिए कि वो आपके पास 40,000 रुपया के बराबर रहता है ग्रामीण क्षेत्र में। अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार को ही कोसा जाए हम अपने स्तर पे भी कदम, आज हम अकेले हैं, सपोज दैट कल प्रिया जी हो सकता है कल आपको इस बात से कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाए, आप हमको फोन कीजिएगा कि गौरव जी हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, एक बात बोल रहे हैं। तो ऐसे से करके ये होगा। और यही एक्चुअल में जो भारत की शक्ति है ना, भारत की जो हमारे देश की शक्ति और खासियत और खूबसूरती, हमारे प्रधानमंत्री भी यही चीज बोलते हैं, स्वावलंबी बनना। किसी को एक मशीन दे देना अलग बात है। अब जैसे हमारा यहाँ बैच चलता है, 30 बच्चियां हैं और उस बच्चियां में 4 महीना में जो सबसे अच्छा करती हैं, फिर उनको अलग निकाल देते हैं और उनको बोलते हैं बेटा तुम एक सिलाई मशीन ले लो हमारे तरफ से, कोई लोन नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टोटल हमारे सैलरी पे अभी चल रहा है। और जब तक सक्षम रहेंगे, जब तक खून है, 90 बार दे चुके हैं हम, तो हंस के कभी कभी बोलते हैं वाइफ को कि तुमने पिया नहीं इसलिए हमने इतना बार खून दिया। बिल्कुल। तो इसी से स्वावलंबी बनना होगा। हर चीज में सरकारी नौकरी, हर चीज में सरकार। प्रिया जी, हम भी सरकार को कोस सकते थे, लेकिन हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों को स्वावलंबी बनाने की योजना का लाभ और मिल रहा है। लाभ उठाने का जो है, तो वो सभी लोग जिन्हें ये जानकारी है, जो जागरूक हो रहे हैं, वो लाभ उठा भी रहे हैं। वो अवेयरनेस लेकिन जरूरी है कि हम खुद इसमें साथ दें। जी, जैसे आप जैसे लोग की कोई संस्थान जरूरी नहीं है, हम अकेले भी इंडिपेंडेंट होकर के भी लोगों की मदद कर सकते हैं और साथ दे सकते हैं। तो गौरव जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे पते पर, और इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director ddkpatna@gmail.com।